नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं डर गया ड्रैगन। एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से पैंतरा बदल लिया है। उसने कहा है कि बॉर्डर पर विवाद भारत और चीन के बीच है और इसमें तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। हम चीन के इसी बदले पैंतरे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से चीन और भारत के बीच सीमा विवाद चल रहा है। बॉर्डर को लेकर ड्रैगन लगातार पैंतरा बदलता रहा है। दरअसल सीमा से लगने वाली भारत की जमीन पर चीन हमेशा से दावा करता आया है, लेकिन अब भारत की कूटनीति के आगे ड्रैगन की एक नहीं चली। सीमा विवाद को लेकर अब चीन ने कहा कि यह हमारा आपसी मामला है, इसमें किसी को दखल नहीं देना चाहिए। विवाद को लेकर चीन ने कहा कि विवाद के दोनों देश आपस में बैठकर शांति से बात को सुलझा लेंगे। एक लंबे समय से चीन और भारत के बीच सीमा विवाद चल रहा है। बॉर्डर को लेकर ड्रैगन लगातार पैंतरा बदलता रहा है। दरअसल सीमा से लगने वाली भारत की जमीन पर चीन हमेशा से दावा करता आया है, लेकिन अब भारत की कूटनीति के आगे ड्रैगन की एक भी नहीं चल रही है। सीमा विवाद को लेकर अब चीन ने आगे कहा कि हमारी आपसी मामला है और इसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। विवाद को लेकर चीन ने कहा कि विवाद को दोनों देश आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। यह बयान चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है और चीन ने कहा है कि मौजूदा सीमा विवाद भारत और चीन की आपसी मसले हैं और इससे वो दोनों आपस में बैठकर शांति से सुलझा लेंगे। चीन का कहना है कि इसमें अमेरिका को दखल नहीं देना चाहिए। यह भारत और चीन का आंतरिक मामला है, इसे द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे। आपको बता दें कि चीन विवादित क्षेत्र में निर्माण कार्य में लगा हुआ है और चीन निर्माण कार्य को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई है और चीन की हड़प नीति का भारत समेत दुनिया के कई देशों में विरोध भी किया गया है और इसी कड़ी में भारत ने भी चीन की को हद में रहने की यहाँ पर बात कही है, जिसके बाद चीन ने सुर फिर बदले हैं और बीते दिनों जापान पीएम से बात करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। और इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि अपनी हरकतों से चीन अगर बाज नहीं आए तो यूक्रेन विवाद को लेकर भी बाइडेन अमेरिका ने कहा कि विवाद के बहाने ताइवान पर हमला करने की भूल ना करे। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विदेश मामलों के जानकार अभिषेक खरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से चीन के जो सुर हैं वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद क्या चीन को इस तरीके की अकल आई है या इसके पीछे भी चीन कुछ चालबाजी सोच रहा है? देखिए, चीन की जो नीतियां हैं वो बड़ी दोगली नीतियां हैं। जब उसको अपना काम साधना होता है तो वो कहता है कि भारत और हम आपस में मिलकर सुलझा लेंगे। और कितने दौर की बैठकें हो चुकी है भारत के साथ, उसको समझ नहीं आता है। आज से नहीं, 50 से ये मसला चला रहा है भारत और चीन की सीमा का, लेकिन चीन है कि उस पर कुछ मतलब रिजॉल्व करने के मूड में नजर नहीं आता है। और जब देखे भारत के जब प्रोग्रेस कुछ जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, चीन कहीं ना कुछ अड़ंगा लगा के बैठ जाता है। अब जो कूटनीतिक दबाव अमेरिका का चीन पे पड़ा है तो चीन को एकदम से फिर ख्याल आया था कि नहीं, हम आपस में रिजोल्व, अरे भाई आपस में रिजोल्व कर लेंगे तो कब करोगे? तो आइदर वी शुड गिव हिम सम टाइम, अमेरिका शुड गिव कि भैया आइदर रिजॉल्व इट विद इन दिस टाइम एंड अदरवाइज तो ठीक नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि चीन की चाल है, अमेरिका के प्रेशर से बचने के लिए वो सब करना चाहता है। ताइवान को वो हड़पना चाहता है, लेकिन पता है कि ताइवान पर हमले का मतलब है सीधे सीधे जापान को थ्रेट करना और जापान को थ्रेट करने का सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका को थ्रेट करना। दैट मीन्स कि अमेरिका को वो थ्रेट तो दे रहा है, वो डेप्थ जानना चाहता है, अमेरिका का भी मूड जानना चाहता है। तो इस तरह की हरकत चीन करता रहता है, कोई नई चीज नहीं है। वी शुड नॉट गेट इनटू दिस कि हम चाइना हमारे साथ अच्छा सा व्यवहार कर लेगा, आज मैटर रिजोल्व कर लेगा तो कल दोबारा खड़ा कर लेगा। तो हमें कभी भी अपना जो गार्ड है उसको स्टैंड डाउन नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी रेडी एंड विजिल। अपने जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चल रहा है वो डेवलपमेंट उसी गति से चलते रहना चाहिए जिस गति से हम कर रहे हैं। अपनी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन जो हम कर रहे हैं, इक्विपमेंट का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी की मिसाइल और नई टेक्नोलॉजी के फाइटिंग इक्विपमेंट हम अपने यहाँ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या जहां से भी इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको हमें लगातार करते रहना है। और
चाइना पर पूरी नजर बना के रखनी है, क्योंकि चीन के इस तरह के वादों से, इस तरह की बातों से हम कभी भी इस मुगालते में ना आए कि चीन भारत के साथ रहेगा या भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 1962 हम देख चुके हैं, जब ये हिंदू चीनी भाई भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही प्रेम से पंचशील का समझौता किया, चीन के साथ सारे एग्रीमेंट किए, और चीन ने ही फिर भारत पर हमला करके कितने सारे हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया। हालांकि हमारी सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन हम उस हिंदू चीनी भाई भाई को अब भाई भाई का नारा नहीं समझे, और हमें समझ लेना चाहिए कि चीन कभी भी धोखा दे सकता है, धोखेबाज है। चीन कभी भी भारत के पक्ष में नहीं हो सकता, क्योंकि चीन को भारत जो है सीधा सीधा कंटेंडर नजर आता है, अपना मुकाबला करने वाला देश नजर आता है। कि यदि भारत ने उन्नति की तो चीन बहुत पीछे रह जाएगा भारत से, तो इसलिए भारत को वो उन्नति करते नहीं देखना चाहता, और इसलिए बार बार इस तरह की हरकत करता है। तो जो भारत ने जो प्रेशर अमेरिका के थ्रू या दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर चीन के ऊपर बनाया है, वो प्रेशर हमेशा बने रहना चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके की चीज़ें पहले होती रही हैं, भारत और चीन के बीच में कई दौर की वार्ताएं भी यहाँ पर हुई, वार्ता होने के बाद में भी नतीजा सिफर रहा। भारत ने कूटनीतिक तरीके से भी समझाने की कोशिश की, तो अब जो चीन के सुर बदले हुए हैं, क्या इसे भारत की कूटनीतिक जीत मान ली जाए? देखिए अंशुल, इसके पीछे मैं जो देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये दो कारण इसके पीछे जिम्मेदार हैं। पहला कारण तो जो मुझे लग रहा है वो ये है कि इस समय जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद की वजह से अमेरिका लेड जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके देश वापस संगठित हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो ये तो है, मुझे लग रहा है पहले तो वजह। दूसरी वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है अब ये काफी बढ़ गया है, और ये सॉफ्ट पावर निश्चित तौर पर बहुत सारे देशों के माध्यम से दबाव डाल रहा है चाइना पे। तो पहला कारण जो है यूक्रेन और रशिया का विवाद, ये मुझे लग रहा है इस समय ज्यादा प्रभावी है। वो ऐसे प्रभावी है कि इस समय रूस के खिलाफ जो नेटो अपनी, अमेरिका लेड नेटो अपनी वापस जो सहयोगी देश हैं, विशेष तौर पर यूरोप में जो सहयोगी देश हैं, उन्हें वो इकट्ठा करके रूस के सामने पुनः अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। और एक कम्युनिस्ट देश होने के नाते चाइना ने भी, देखिए चाइना पिछले कई सालों से, लगभग 5 सालों से लगातार ब्लंडर कर रहा है। कोरोना भी उसकी देन है। इसके अलावा डेट ट्रैप में दुनिया भर के बहुत सारे देशों को उलझाए हुए हैं, अफ्रीकन कंट्री को उलझाए हुए, भारत के आसपास नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, इनको डेट ट्रैप में फंसाया है, पाकिस्तान को फंसाया हुआ है। तो इस समय पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल छवि है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे लग रहा है, जैसा त्यागी सर बता रहे थे, ये चीन की जो पुरानी चाल है, धोखेबाजी वाली चाल है, वही है कि एक स्टेप पीछे दिखा के 2 स्टेप आगे छलांग लगाने की कोशिश। तो भरोसे लायक तो चीन बिल्कुल नहीं है, और डर गया है ये भी कोई मानने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि वो समय को पास करना चाहता है कि इस समय रशिया, उसका जो इतना क्लोज अलाई है, वो उस परेशानी में है और नेटो संगठित हो रहा है। तो अगर इस समय ऐसा ना हो कि नेटो संगठित हो, भारत की मदद के लिए भी आ जाए, या इस समय भारत को मतलब हेल्प कर दे वो नेटो किसी भी तरह से, तो मुझे लग रहा है कि वो चाह रहा है कि इस समय भारत को बाकी नेटो से, अमेरिका से दूर रखा जाए। तो अभी बोल दें कि हम आपस में सुलझा लेंगे इस मामले को, और जैसे ही रूस और यूक्रेन वाला मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में जाए, नेटो का फिर से थोड़ा सा डिसइंटीग्रेशन हो वहाँ यूक्रेन वाले मामले में, तो ये फिर अपना इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप कर लें। ये मुझे लग रहा है फिलहाल संभावना है। इसके अलावा पिछले 1-1.5 साल में अगर देखें तो कोरोना की वजह से उनकी छवि भी बहुत ज्यादा खराब हुई, और फिर कोरोना की वैक्सीन भी उन्होंने दी, वो भी उनकी बहुत अच्छी नहीं निकली, बहुत उनके सहयोगी देश भी अब उसे नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए शायद वो शांति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ऐसा लगे पूरी दुनिया को, विशेष तौर पर भारत को, जो जिनसे उनको सबसे ज्यादा इस समय खतरा है, कि अभी मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ शांति का, तो थोड़ा सा मामला ठंडे बस्ते में जाए। जैसे ही लोग ठंडे बस्ते में मामला जाए, लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लेना शुरू करें चीजों पे, वो फिर कोई नई साजिश करे, नया प्लान करे और वापस आए। अगर हम इतिहास से देखें तो बार बार ऐसा ही हुआ है कि चाइना ने जब और विशेष तौर पर चाइना और पाकिस्तान ने जब इंटरेस्ट दिखाए हैं, हमने बातचीत की है या हम
थोड़ा सा उनके बारे में लापरवाह हुए हैं तो उन्होंने पलट के बहुत बुरी तरह से जवाब दिया है। ये नई कोई फ्रंट खोली है या नई तरह की कोई हरकत की है। तो बहुत सीधी सी बात है कि डरने जैसी बात तो चाइना के मामले में मुझे नहीं लग रही है। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि ये बिल्कुल तत्कालीन मामला यूक्रेन और रूस की समस्या वाला ही है कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि केवल वो देखना चाह रहा है कि कैसे रूस और यूक्रेन अपने मामले को हैंडल मतलब अमेरिका और रूस इस मामले को हैंडल कर लें, सेटल कर लें इस मामले को। फिर जब मामला ठंडे में हो जाएगा तो फिर वो ये फ्रंट खोलेगा ही खोलेगा। क्योंकि देखिए उसकी जो जमीन की भूख है वो कभी खत्म होने वाली नहीं। उसकी जो एग्रेसिव नीति है वो उनकी विदेश नीति का स्थायी तत्व है। वो ऐसा तत्व ही नहीं है कि वो भूल सकें उसको, तो वो स्थायी तत्व है। दूसरा, ताइवान में एग्रेशन वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। 9 जो साउथ चाइना सी है उसमें जो 9 डैश लाइन से जुड़े हुए देश हैं, विशेष तौर पर इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ब्रुनोई है, ताइवान है, इन सब में वो लगातार उलझाए हुए हैं। उन देशों को भी उलझाए हुए हैं, उनको भी अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं, प्रेशर दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ये सब बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला है। ये बहुत ही अस्थायी सी समस्या मुझे दिख रही है। कुछ समय के लिए या तो मुझे लग रहा है वो टाइम चाह रहा है, एक ब्रीदिंग स्पेस चाह रहा है, कुछ नए प्लान ला रहा है। तो हमें इस समय बल्कि और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है उनकी, और हमारा जो इंटेलिजेंस है उसे ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत है कि कहीं वो कुछ और दूसरे प्लान तो नहीं कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे इस मामले में डाल दें कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं या शांति की बात कर रहे हैं, उधर एक कोई नया स्टेप, नया फ्रंट या कोई नई चीज करें। उन्होंने इसी में अभी जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो बच्चा चला गया था चाइना में, लड़का, उसे वापस कर दिया। तो ये मुझे बहुत बहुत सा अस्थायी सा मामला लग रहा है कि बहुत जल्दी ही आपको देखने में मिलेगा, जैसा कि पिछले रिकॉर्ड हैं और जो पुराना पास रहा है चाइना का, कुछ ना कुछ बड़ी एक्टिविटीज वो जरूर करेंगे इसके बाद। और ये टाइमिंग सिर्फ मुझे लग रहा है यूक्रेन और जो रूस वाला मामला है तब तक ही होने वाला है, उसके बाद कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो ये मेरा कहना है। बिल्कुल। अमरदीप सर, भारत की कूटनीति के आगे चीन झुका है, ये भी कहीं ना कहीं एक बात निकल कर आ रही है। हालांकि अभिषेक जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, आपके दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है? देखिए, ये जैसे अभी बताया खरे जी ने कि इट्स टेम्परेरी, मोमेंट्री है। चाइना जो है अपनी छवि सुधारना चाहता है, अपना जो फेस है उसको साफ करके वापस से आएगा, ये 100% श्योर है। क्योंकि जो अभी खरे साहब बोल रहे थे कि उसको जमीन की भूख है, मैं ये समझता हूँ कि जमीन की भूख नहीं है। जमीन तो उसके पास ऐसे ही बहुत ज्यादा है। उसको परेशानी है कि पड़ोसी देश तरक्की करके उससे आगे ना निकल जाए। जो ये रीजन है, उस रीजन में भारत एक लीडर कंट्री ना बन जाए, लीडिंग कंट्री ना बन जाए। जो हमारा विश्व गुरु बनने का सपना है वो सपना पूरा ना हो जाए, उसको ये परेशानी है। इसलिए भारत को बार बार उलझाए रखना चाहता है। वहां पे कुछ नहीं होना, कोई कैप्चर नहीं करेगा। यदि चाइना आएगा भी तो आके वापस लौट जाएगा। ही इज नॉट एबल गोइंग टू सस्टेन ओवर देयर। 62 में आ गया था, बैठा रहता, चला क्यों गया? क्योंकि यदि वो नहीं जाता तो फिर ये जो समस्या है क्यों बनी रहती, क्यों लड़ाई झगड़ा चलता रहता। अब बार बार कभी डोकलाम में करेगा तो कभी गलवान में करेगा, कभी उत्तराखंड के इलाके में करेगा, कभी जो भूटान का इलाका है उसके भूटान के इलाके में नई नई प्लानिंग लेके आ जाएगा। नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ भारत की जो शक्ति है वो विकास में न लग के अपनी सुरक्षा या चाइना की तरफ डाइवर्ट करके रखना चाहता है। दैट्स इट। बाकी ये अमेरिका का कि हाँ कहीं अमेरिका जो है वो भारत की सपोर्ट में ना आ जाए, नाटो कंट्री भारत की सपोर्ट में ना आ जाए, तो इसलिए अब थोड़ा साइलेंट हो जाओ, इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में रखो और दूसरे तरीके से, अंडरग्राउंड तरीके से सीधे सीधे पाकिस्तान को कुछ और करने के लिए उकसाते रहो। इस तरह की नीति वो अपना लेगा या दूसरे देशों में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ। इस तरह की प्लानिंग जो है चाइना की चलती रहती है। एंड खरे साहब इज वेरी वेरी राइट कि आवर इंटेलिजेंस एजेंसी शुड बी वेरी अलर्ट एंड दे शुड गेट इनटू द डिटेल्स कि भाई चाइना का क्या प्लान है, व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट। ये कहना कि हम भारत और हमारा आपस का मसला है, आपस का मसला कैसे हो गया भाई, तिब्बत भी तो है। वी शुड रेज दिस पॉइंट। मैं बार बार कहता हूं कि हमें तिब्बत का मसला उठा के रखना चाहिए यदि चाइना हमारे साथ इस तरह का बिहेव करता है। इनफैक्ट जो उस टाइम पे गलती हो गई जब तिब्बत पे कैप्चर हुआ था, हमें तिब्बत का मसला उठा के रखना चाहिए। मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहता हूं कि जो
एक्साइल की गवर्नमेंट है, दलाई लामा की गवर्नमेंट है, उसकी एम्बेसी दिल्ली में बनाए, चाइना के बगल में उसकी एम्बेसी खोले और उनको एक्टिवेट करें। जो हमारे पास इतने सारे तिब्बतन्स यहाँ रह रहे हैं, बेसिकली अल्टीमेट एम क्या है उनका वापस तिब्बत में जाना है अपना, तो उनको एक्टिवेट करें। चाइना को पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम होती है। जो वो पाकिस्तान के थ्रू भारत में डिस्टर्बेंस फैलाता है, वो तिब्बतियंस वहां पे अपना हक मांगेंगे तो उसको समझ में आएगा। और इसको जितने भी विश्व स्तर के ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब ऑर्गेनाइजेशन में तिब्बत का रिप्रेजेंटेशन रखें, तिब्बत को, दलाई लामा को वहां मौजूद रखें, हर जगह उसको अपने साथ लेके जाएं और बताएं कि ये जो है अपने देश से बाहर बेवतन होते हुए बैठे हुए हैं और उनकी वर्ल्ड को आवाज सुनाई देनी चाहिए। वर्ल्ड का एक समूह जो है उनके साथ आना चाहिए। चाइना दबा रहेगा, वरना चाइना हमेशा कुछ ना कुछ नई नई प्लानिंग करके तंग करता रहेगा। आज अमेरिका का प्रेशर है तो थोड़ा शांत हो जाएगा, उस पर प्रेशर परमानेंट जब तक बना नहीं रहेगा चाइना शांत नहीं बैठेगा। भारत को यदि अपने आप को विश्व गुरु बनाना है तो चाइना को कहीं ना कहीं इसी तरह प्रेशर में रखकर कहीं ना कहीं दूसरे एंगल में एंगेज रखना होगा, वरना चाइना भारत की उन्नति नहीं होने देगा किसी भी कीमत पर। बिल्कुल। अभिषेक जी, अब आपस में मिलकर विवाद सुलझाने का झांसा चीन कहीं ना कहीं दे रहा है, तो इसे झांसा इसीलिए है क्योंकि यही बात निकल के सामने आ रही है कि टेम्परेरी है। तो जब जिस तरीके से अमेरिका ने हस्तक्षेप करना शुरू किया और उन्होंने चीन को अपनी हद में रहने की बात की गई, तो ये झांसा ही माना जाएगा ना? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो मामला है शायद इन्होंने पाकिस्तान से भी कुछ सीखा है। आपको पता है, बीच में एक लंबा ऐसा एक अरसा निकला है जब पाकिस्तान मांग करता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और इसमें वो कई देशों की मध्यस्थता की बात करता था। विशेष तौर पर उसने अमेरिका को कई बार बोला कि आप मध्यस्थता करो। और आपको याद होगा 2-3-4 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप, 3 साल पहले करीब, डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति थे, तब उस समय तो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बोल दिया था कि आप चाहें तो मैं इसकी मध्यस्थता कर सकता हूं। लेकिन भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हर बार इसे अपोज किया है कि ये जो द्विपक्षीय मामले होते हैं वो आमतौर पर आपस में बातचीत से ही सुलझते हैं। यहाँ पे इस मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत का जो रुख था वो शुरू से बहुत क्लियर था। सबसे पहली बात तो भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसने इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपोज किया है, चाइना को ये उम्मीद ही नहीं थी। 2 साल पहले इस मामले को शुरू करने के बाद से उन्हें लग रहा था छोटा सा मामला है, थोड़ा सा क्षेत्र जीत लेंगे, जीतने के बाद हम फिर अपनी थोड़ी सी जमीन बढ़ा लेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। लेकिन भारत ने, विशेष तौर पर भारतीय सेना ने जिस तरह से उनको जवाब दिया, उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। फिर दूसरी बात, भारतीय सेना एक ऐसी सेना है जिसको लगातार लड़ाइयों का अनुभव है, विशेष तौर पर ऊंचे क्षेत्रों में लड़ने का बहुत बढ़िया अनुभव है, जो कि चाइना की सेना को नहीं है। चाइना की सेना तो लास्ट लड़ी हुई 20-25 साल पहले थी, वो भी छोटी सी लड़ाई। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज भी प्रेशर डालती है। देखिए, सैनिक के सामने जब सीना तान के एक सैनिक खड़ा होता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा होता है, उसका बहुत असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनके सैन्य कमांडर भी वो जानकारी उन्हें देते होंगे, शी जिनपिंग को या जो उनके रक्षा मंत्री हैं, कि भारत का जो तरीका है, जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से वो अपोज कर रहा है, उतना आसान नहीं है अब क्षेत्र में आगे बढ़ना। तो वो भी मैसेज पहुंचते होंगे, लेकिन वो एक पार्ट है। मुझे जो लगता है कि ऐसी स्थिति में करना ये चाहिए और होना ये चाहिए हमेशा कि जो पुराने पास्ट हैं चाइना के, उस पास्ट को हम देखें, उसे याद रखने की कोशिश करें और उससे कम से कम ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मिले और हम उस स्ट्रॉन्ग मैसेज को फील भी करें कि कम से कम चाइना के मामले में हम वो गलतियां ना दोहराएं, उस पर भरोसा ना करें। तो जैसा सर भी कह रहे हैं और मैं भी वापस यही कहूंगा कि चाइना पे भरोसा किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता। उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए तो हमें उनकी सारी गतिविधियों पर, सारी हरकतों पर बहुत तगड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। अगर हम वो रख पाए और उसके जो एक्चुअल उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या वो प्लान कर रहा है, अगर ये पता लगाने में सफल हो गए तो निश्चित तौर पर हमको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। अच्छा, दूसरा तरीका मैं आपको एक और बताता हूँ कि जो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने इसमें फ्रंट भी बहुत ज्यादा खोल लिए हैं। आज के समय में देखिए तो 9 के आसपास के देशों में वो फ्रंट खोले हुए बैठे हैं, वहां से उन्हें परेशानी हो रही है, जबकि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परेशानी निरंतर उनको वहां भी चल रही है, वहां भी उनके लिए आसान नहीं रह गया है मामला। फिर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको दबाव भी इस समय काफी बढ़ रहा है। वो भी उनकी बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि दबाव उनका जो बढ़ता ही जा रहा है इस समय। तो चीजें इस तरह से उनके लिए बन रही हैं कि मुझे लग रहा है टाइम बीइंग ही वो बचने की कोशिश कर सकते हैं, या इस समय वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समय ये टाइम निकाल दें और उसके बाद वापस अपनी पुरानी स्थिति में आए। एक और बात है जो सर कह रहे थे कि शायद उनकी जमीन की भूख उतनी नहीं है जितनी उनकी भारत को रोकने की है, तो वो भी एक सही बात है कि भारत को अब इस क्षेत्र में एक बड़ा प्रतिद्वंदी बनने से रोकना भी उनका एक रीजन है। लेकिन जो एग्रेसिव नीति उनकी विदेश नीति का पार्ट है, जमीन की भूख उनका पार्ट है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो भारत के मामले में तो ठीक है वो प्रतिद्वंदी हो सकता है, लेकिन इंडोनेशिया, फिलीपींस को देखें हम, इसके बाद ब्रुनोई को देखें, तो वो उनके इतने बड़े प्रतिद्वंदी नहीं है। तो वहां तो वो उसकी जमीन की भूख है। ब्रिटिश और मंगोलिया देख लीजिए तो वहां उनकी जमीन की भूख है। जापान में उनकी जो सिंकाकू आइलैंड के साथ उनका विवाद है, तो वो उनकी विदेश नीति का पार्ट है कि लगातार कुछ कुछ क्षेत्रों को कब्जा करते रहो, आसपास के देशों को प्रेशर में रखो, जो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे एंगेज करो। तो वो त्यागी सर ने बहुत अच्छा बोला कि वो भारत को लगातार एंगेज करने की कोशिश कर रहा है कि भारत अपनी एनर्जी का, अपने डेवलपमेंट का एक बड़ा पार्ट आर्मी में खर्च करे, लगातार उसे खर्च करते रहना पड़े, वो लगातार उसे खतरा बना रहे। तो ये भी एक निश्चित पार्ट है जिस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के अलावा भी दो चीजें जिस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है इस समय, जो बहुत हाईलाइट है होके निकल के आई हैं, कि भारत का सॉफ्ट पावर भी बढ़ा है इस समय। दुनिया के बहुत से देश हैं जो भारत के पक्ष में है, तो वो भी कहीं ना कहीं काम करती है वो चीज। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी मुझे ये पता है, ये मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ अगर हमारा जब तक का साथ है, देखिए अमेरिका भी बहुत स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है, बहुत अस्थायी था, उसके पुराने रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे नहीं है। तो अभी हमारे साथ है अमेरिका, तो उसका भी एक प्रेशर काम करता है। लेकिन यहाँ बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि जो बाइडेन है, उनकी जो चाइनीज पॉलिसी है वो कंप्लीटली कंफ्यूजिंग है। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें चाइना को डील करना कैसे। कभी वो उसके साथ एग्रेसिव होते हैं, कभी बहुत सॉफ्ट होते हैं, कभी इस तरह के बयान देते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता कि लड़ना चाहते हैं कि उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए भारत को अल्टीमेटली अपनी सुरक्षा तो खुद ही करना पड़ेगी। अमेरिका और दूसरे क्वाड देश हैं, लेकिन वो कितना सपोर्ट कर पाएंगे वो देखने वाली बात। तो अल्टीमेटली हमें इनके अगले कदम के बारे में पूरे अनुमान लगाते हुए सावधान रहने की जरूरत, ये जो मेरा कहना है। बिल्कुल सावधान रहने की तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से चीन काम करता है उस पर बिल्कुल भरोसा तो नहीं किया जा सकता, और अगली रणनीति, अगली चालाकी क्या होगी, ये सबसे एक बड़ा पॉइंट है समझने के लिए। अमरदीप सर, आपका क्या कहना है इस में, जब जैसा कि मैंने भी कहा कि अगली रणनीति क्या होगी और उसको सबसे पहले हमें समझना होगा। यस, उसके लिए तो फिर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को काम करना ही होगा। प्लस हमें ये भी समझना होगा कि लेटर ऑन सूनर ये फिर से हमारे साथ फ्रंट खोलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस सब के पीछे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाइना की जो पावर है या चाइना की जो मिलिट्री जो माइट है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं भारत को उसकी इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचानी चाहिए और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जिस तरह भारत में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, भारत सरकार जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत जोर शोर से लगी हुई है। हमारे देश के नागरिकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे तैसे करके चाइनीज प्रोडक्ट का जो है बहिष्कार करना चाहिए, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यदि भारत की जनता ये ठान ले तो चाइना को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और खाली ये झटका ऐसे ही नहीं लगेगा, उसके अलावा इट इज गोइंग टू बी एन एग्जाम्पल फॉर द अदर कंट्रीज दोज हु आर अंडर प्रेशर फ्रॉम चाइना। और भारत फिर उनको भी आत्मनिर्भर बनाने में या अपने यहाँ से उनको वो जो सामान जो हम अपने बनाएंगे उनको वहां देकर चाइना का बिजनेस को वहां पे हम ठेस पहुंचा सकते हैं। क्योंकि भारत से या किसी भी देश से गया हुआ एक पैसा की जो मिलिट्री माइट को जो है वो बढ़ाता है, तो हमें उसका ध्यान रखना होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत की जनता को, देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, ठीक है गवर्नमेंट अपने लेवल पर कुछ कंपल्शन में काम करती है, लेकिन ये हमारा दायित्व बन जाता है कि कोशिश करें, एक थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कोशिश करें। हमें हो सकता है 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन धीरे धीरे जब हम ये सोच लेंगे कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना, उसका बहिष्कार करेंगे, तो उसका इम्पोर्ट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा
और चाइना को ये बहुत बड़ा आघात हो जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छी चर्चा आप दोनों से हमारी यहाँ पर रही, समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे सीमा विवाद के बाद चीन के सुर बदले हैं। क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है? बिल्कुल, ये निष्कर्ष यहाँ पर निकल के सामने आया है कि अमेरिका की चेतावनी के बाद चीन पर इसका असर पड़ा है। भारत की कूटनीति के आगे चीन झुका हुआ नजर आ रहा है और अब आपस में मिलकर विवाद सुलझाने के लिए झांसा दे रहा है। लेकिन अभी भी चीन जैसे देश पर भरोसा करना नाकाफी साबित होगा, उस पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता और अब उसकी अगली चाल क्या होगी इस पर हमें ध्यान देना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।